हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। आज की ये वीडियो इस टॉपिक के लिए भाग 2 है। भाग 1 वाली वीडियो में सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ रासायनिक गुणों की बात हमने की थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण रासायनिक गुण को वहाँ पे नहीं बताया था। उसको आज अलग से इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। यदि बात करें हम लोग पिछले कुछ वीडियोज की, तो पिछले एक वीडियो में हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की विभिन्न विधियों के बारे में। फिर हमने पढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण, और फिर तीसरी वीडियो में हमने बात की सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ रासायनिक गुणों की। दोस्तों, यदि ये तीनों वीडियोज आपने नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से तीनों वीडियोज को आप सीरियल वाइज देखें, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सल्फर डाइऑक्साइड के एक महत्वपूर्ण रासायनिक गुण की बात हम लोग करेंगे, और यह गुण है सल्फर डाइऑक्साइड की अपचायक प्रवृत्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नम सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक की तरह व्यवहार करती है। अब क्वेश्चन है क्यों ऐसा है, तो इस बात को समझते हैं। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड नमी से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, जो पुनः जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नवजात हाइड्रोजन बनाती है। अभिक्रिया को देखें ताकि बातें आपको और भी क्लियर हो जाएं। तो आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड नमी अर्थात जल से अभिक्रिया करेगी, तो इससे बनेगा सल्फ्यूरस अम्ल, जिसका फार्मूला होता है H2SO3। यदि यह सल्फ्यूरस अम्ल पुनः जल से अभिक्रिया कर ले तो इससे निर्माण होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, और साथ में बनते हैं 2 नवजात हाइड्रोजन परमाणु। ये नवजात हाइड्रोजन अन्य पदार्थों से जुड़कर उनका अपचयन कराते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक होता है। लेकिन कब अपचायक होता है? जब इसके साथ नमी अर्थात जल भी हो, यानी कि नम सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक की तरह व्यवहार करती है। ये दोनों रिएक्शन काफी सिंपल हैं, जिसमें से ऊपर वाले रिएक्शन को तो आपने कई बार किया है। इस नीचे वाले रिएक्शन में कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे देखिए SO3 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो ये SO4 हो गया, यानी H2SO4 हो गया, और साथ में यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं ये नवजात हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की अपचायक प्रकृति को थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से। तो पहला उदाहरण हम पढ़ेंगे Fe3+ का Fe2+ में अपचयन। नम सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट को, नम सल्फर डाइऑक्साइड Fe3+ यानी जिसको आप फेरिक आयन कहते हैं, को Fe2+ में अपचयित कर देती है। अभिक्रिया को लिखें तो देखिए यहाँ पर Fe3+ है, सल्फर डाइऑक्साइड इसके साथ जल यानी कि नम सल्फर डाइऑक्साइड से हम इसकी क्रिया कराते हैं। Fe3+ जो है Fe2+ में परिवर्तित हो जाती है, और साथ में यहाँ पे सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन भी प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में आप देखें यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 है, और उत्पाद की तरफ आयरन की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 हो गई है, अर्थात आयरन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। और आप जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या में कमी होने को हम अपचयन कहते हैं। और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यदि आप निकालें तो यहाँ पे आएगा धन 4, और सल्फेट में आएगा धन 6, यानी कि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, अर्थात जो नम सल्फर डाइऑक्साइड है इसने Fe3+ का अपचयन कराया है और खुद इसका ऑक्सीकरण हुआ है। आप जानते हैं अपचायक पदार्थ ऐसे ही होते हैं जो खुद अपना ऑक्सीकरण कराते हैं, लेकिन उसकी वजह से दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। उम्मीद है कि बात आपको क्लियर हो गई है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा हम डिटेल में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से हुई, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो एक्चुअल में क्या हुआ, पहले सल्फर डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं और इससे सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण होता है। यह सल्फ्यूरस अम्ल पुनः जल से अभिक्रिया करता है, और जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल और साथ में ये नवजात हाइड्रोजन बनते हैं।
ये नवजात हाइड्रोजन जो होते हैं यहाँ पे यही फेरस आयन से अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे Fe3+ आयन के स्थान पर, जिसको आप फेरिक आयन कहेंगे, सॉरी फेरस नहीं फेरिक आयन कहें, यहाँ पे फेरिक आयन हमने नहीं लिया है बल्कि हमने फेरिक सल्फेट को ले लिया है, यानी फेरिक सल्फेट लिया है जिसका फार्मूला है Fe2SO4 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन इसमें से एक, ये दो हाइड्रोजन परमाणु जो हैं इसमें से एक SO4 के साथ जुड़कर H2SO4 का निर्माण कर देंगे और बाकी यहाँ पे बच जाएगा 2 SO4 और 2 आयरन। 2 SO4 और 2 आयरन से 2 अणु बनेंगे FeSO4 के, यानी फेरस सल्फेट के। तो यह अभिक्रिया जो हो रही है वास्तव में इन 3 स्टेप में होती है। अगर इन तीनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ देंगे तो हमको ओवरऑल रिएक्शन के रूप में ये प्राप्त होगी। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कैंसिल हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन अभिक्रियक की तरफ है और यहाँ उत्पाद की तरफ है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साथ में आप देखें यहाँ पे सल्फ्यूरस, इस सल्फ्यूरस अम्ल से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ बचेगा उसको यहाँ तो हमको मिलेगा Fe2SO4 Fe2SO3, यहाँ से SO2 और यहाँ पे एक H2 और यहाँ पे एक H2O मिलके हो गया 2H2O और उसके बाद उत्पाद की तरफ आपको मिलेगा 2FeSO4 और एक H2SO4 यहाँ पर और एक H2SO4 यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया है 2H2SO4। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई है। तो यदि आप चाहें तो इस रिएक्शन के स्थान पे, ये जो रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, इसके स्थान पे आप इसका यूज भी कर सकते हैं। वास्तव में ये दोनों एक ही बात है, बस ये आयनिक समीकरण है और ये आणविक समीकरण है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि आयनिक समीकरण को कैसे आणविक समीकरण में बदलते हैं या फिर आणविक समीकरण को कैसे आयनिक समीकरण में बदलते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। मैं इस आणविक समीकरण को इस रूप में लाता हूं, यानी कि आयनिक समीकरण में बदलता हूं। तो देखिए ये हमको प्राप्त हुआ है आणविक समीकरण। इसमें जितने भी आयनिक यौगिक हैं सबको हम उनके आयनों में तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे इसको हम तोड़े Fe2SO4 थ्राइस को, तो इससे जो आयन बनेंगे वो बनेंगे 2Fe3 और प्लस 3SO4 2-। SO2 अनायनिक कंपाउंड है, जल भी आयनित नहीं होगा, लेकिन FeSO4 ये आयनित हो जाएगा। तो देखिए 2 को हमने अलग कर लिया है और इससे बनाया Fe2+ और SO4 2-। H2SO4 भी आयनित होगा, तो देखिए हमने इस 2 को अलग कर लिया है, यहाँ से बना 2H+ और SO4 2-। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ये समीकरण हमको मिलेगा। अब बाकी जो कॉमन आयन है उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे देखें यहाँ पे 3 सल्फेट है, तो यहाँ पे ये 2 सल्फेट और साथ में यहाँ से एक सल्फेट आयन, ये कैंसिल हो जाएंगे और जो हमको समीकरण प्राप्त होगा, जो आयनिक समीकरण प्राप्त होगा, वो होगा 2Fe3+। देखिए यहाँ से SO2, यहाँ से 2H2O और यहाँ से मिलेगा 2Fe2+। और देखिए एक SO4 2- यहाँ बचा है और 4H+ यहाँ पे बचा है, जो आपको एनसीईआरटी के बुक में गिवन इक्वेशन है, ये यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलते हैं। एक्चुअल में इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में ये रिएक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो बस आप ये रिएक्शन भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे हम चलते हैं और एक दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। नम सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को रंगहीन कर देती है। आप जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैंगनी रंग का होता है, तो जो नम सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसके बैंगनी रंग को उड़ा देती है, अर्थात कि उस विलयन को रंगहीन कर देती है। इसके लिए अभिक्रिया देखें तो देखिए यहाँ पर परमैंगनेट आयन है, सल्फर डाइऑक्साइड और जल यानी नम सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएं, इसे मैग्नीज आयन और सल्फेट आयन और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। आप जानते हैं यह जो आयन है इसका रंग बैंगनी रंग होता है और Mn2+ जो आयन है इसका रंग नहीं होता है, यानी यह रंगहीन होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो नम सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब जल हो, तो यह पोटेशियम परमैंगनेट के रंग को उड़ाकर उसको रंगहीन विलयन में परिवर्तित कर देता है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर हमने अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट को लिया है।
अभी आपको एक एक लाइन एक एक शब्द अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह जो अभिक्रिया है इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि यह अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के पहचान में या आप कहें परीक्षण में भी प्रयोग की जाती है। यानी कि आपके पास कोई गैस है जिसको आपको पहचानना है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो आप अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट में उस गैस को प्रवाहित करें। यदि उसका रंग रंगहीन हो जाता है, जो बैंगनी रंग है वो गायब हो जाता है, अर्थात आपने जो गैस प्रवाहित की है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है और इसको कैसे हम ध्यान रखें। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल आक्सीकारक होता है। अब क्यों होता है इसको देखते हैं। क्योंकि अम्लीय विलयन में पोटेशियम परमैंगनेट अम्ल से अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है। अभिक्रिया को देखें तो देखें यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट अम्ल के रूप में हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और यहाँ पे आप देखें नवजात ऑक्सीजन बनता है। इस पूरी अभिक्रिया को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं जो पोटेशियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में पोटेशियम हाइड्रोजन के ऊपर है। तो पोटेशियम ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया और इससे बन गया K2SO4। साथ में जो मैग्नीज है ये भी हाइड्रोजन के ऊपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो मैग्नीज ने दूसरे अणु का जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, तो इससे बन गया MnSO4। बाकी यहाँ से निकला हाइड्रोजन, यहाँ से बचा ऑक्सीजन, तो ये दोनों आपस में जुड़ के जल बन गए। यहाँ का हाइड्रोजन जो अलग हुआ है और यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ के जल बन गए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी अधिक है, तो इसमें से जो कुछ ऑक्सीजन होंगे वो नवजात ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पर मिलेंगे। अब इस अभिक्रिया को आप बैलेंस कर लें, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 2, 3 और 5 अपने आप लग जाएगा। आप बैलेंस करके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस रिएक्शन को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका एक सिस्टम है जिससे हम उसको लिख सकते हैं, एक ट्रिकी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अब क्योंकि यह नवजात ऑक्सीजन दे रही है तो ये नवजात ऑक्सीजन अन्य पदार्थों से जुड़ के उनका ऑक्सीकरण कराएगी और इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्लियर है? तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये नम सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है। अतः अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीकृत करता है। यहाँ पे आप नम सल्फर डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। ऑक्सीकृत करता है तथा स्वयं नम सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अपचयित हो जाता है। तो इसका तो गुण है कि ये दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करेगा और जो पोटेशियम परमैंगनेट है वह स्वयं अपचयित हो जाएगा। और आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में भी ये गुण है कि सल्फर डाइऑक्साइड इसको अपचयित करने का प्रयास करेगा, तो ये तो खुद अपचयित हो रहा है और नम सल्फर डाइऑक्साइड की सहायता से यह अभिक्रिया और आसानी से हो जाएगी। उम्मीद है क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने इस अभिक्रिया को लिखा है जहाँ पे आपको ये नवजात ऑक्सीजन मिल रहा है। किससे मिल रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन से। अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे नम सल्फर डाइऑक्साइड से। तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल, यानी कि ये हो गया नम सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये अभिक्रिया करता है इस नम सल्फर डाइऑक्साइड से। तो जो नम सल्फर डाइऑक्साइड है इसके साथ जब नवजात ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इससे बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पहले सल्फर डाइऑक्साइड से जुड़ जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड यदि जल से अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन परमाणु यूज किया है, यहाँ पे 5 बने हैं। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ने से पहले इसमें 5 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसमें 5 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 5SO2, 5H2O और 5 नवजात ऑक्सीजन और यहाँ पे H2SO4 के 5 अणु बने। इस अभिक्रिया में कोई गुणा नहीं करें, जैसे है ऐसे ही लिख ले रहे हैं। और अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं क्योंकि नवजात ऑक्सीजन दोनों में बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो कटने लायक है, जैसे नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे अभिक्रियक की तरफ है, यहाँ पे उत्पाद की तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके साथ ही आप देखें तो आपको ओवरऑल रिएक्शन के रूप में क्या मिलेगा। यहाँ से आप सल्फ्यूरिक अम्ल को भी घटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इधर 2 बच जाएगा।
तो देखिए कैसी ये ओवरऑल रिएक्शन हमको मिली। तो यहाँ से हमको प्राप्त हुआ 2KMnO4, यहाँ से 5SO2, यहाँ से H2O के जो 5 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं। तो ये इसमें से हमने घटा के इधर जो रिएक्टेंट की तरफ 2H2O बचेंगे। यहाँ से हमको मिल रहा है कि 2SO4 और यहाँ से 2MnSO4 और यहाँ पे 5 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इधर की तरफ रिएक्टेंट की तरफ 3 है। तो इसको हमने घटा के 2H2SO4 लिख दिया है और बाकी जल को तो हमने इसके साथ बैलेंस कर लिया था, इस आधार पे यहाँ पे 2 लिखा था। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमको मिल रही है। हम आप चाहें तो इस अभिक्रिया को याद रखें जैसे, और इसी अभिक्रिया का जो आयनिक रूप है वो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया है। तो ये अभिक्रिया याद रखना ज़्यादा आसान है, तो आप इसको याद रखें और यदि ज़रूरत पड़े तो आप उसको आयनिक समीकरण में बदल लें। अभी मैंने आपको समझाया कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में कैसे बदलते हैं। एक बार और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दें रंग की बात, तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है बैंगनी और जो यहाँ पे MnSO4 बना है या फिर K2SO4 बना है ये रंगहीन होता है। यानी कि आपने देखा कि नम सल्फर डाइऑक्साइड ने इस रंग को गायब कर दिया और विलयन को रंगहीन कर दिया। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस समीकरण को आयनिक समीकरण में कैसे बदलें। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है उसको आयनित कर डालिए। तो देखिए यहाँ पर 2 को बाहर करके KMnO4 को आयनित कर दिया। सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे ही रहने दिए, जल भी अनायनित होने वाला है, मतलब कि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसको ऐसे ही रहने दे। K2SO4 को आयनित कर दिया, MnSO4 को 2 को अलग कर दिया है, यहाँ पे 2 को अलग करके और सल्फ्यूरिक अम्ल को आयनित कर दिया है। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, जो ये 2 हैं इनको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको ये रिएक्शन मिलेगा। ये है रिएक्टेंट और नीचे लिखा गया है प्रोडक्ट। अब बाकी जो सेम आयन है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2K+, यहाँ पे भी उत्पाद की तरफ 2K+, ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो है ये कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसको ऐसे ही हम अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बचा 2MnO4 माइनस, यहाँ से बचा 5SO2, यहाँ से बचा 2H2O और प्रोडक्ट की तरफ आपको मिलेगा 2Mn2+। और देखें सल्फेट आयन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सबको जोड़ लें तो 5SO4 2- मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको 4H+। तो इस तरह से ये समीकरण जो आयनिक समीकरण में बदल गया है और यही आयनिक समीकरण आपकी एनसीईआरटी के बुक में दी हुई है। तो उम्मीद है कि ये दोनों अभिक्रियाएं आपको क्लियर हो गई हैं, जिसमें जो बाद वाली अभिक्रिया आपने पढ़ा वो काफ़ी आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें आपने पढ़ा कि किस प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन को नम सल्फर के रंग को नम सल्फर डाइऑक्साइड गायब करती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी, यदि आपको पसंद आएगी तो उनको भी जरूर लाभ होगा इस वीडियो से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।